हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब वक्त है विजय विद्रोही के साथ विजय फैक्टर का। आज विजय विद्रोही दो मुद्दे उठाने जा रहे हैं जो पिछले हफ्ते चर्चा में रहे। राम मंदिर अब 3 तल का होगा, यानी करीब 3 लाख घन मीटर पत्थर की जरूरत पड़ेगी। तो यह पत्थर कहां से आएगा? क्या वक्त पर इतना पत्थर उपलब्ध हो पाएगा? दूसरा मुद्दा है अशोक गहलोत की सरकार के वजूद के लिए अगला हफ्ता क्यों करो या मरो वाला होगा। क्या बाढ़बंदी में हम होंगे कामयाब का गीत गाने भर से बच जाएगी सरकार? सबसे पहले विजय विद्रोही आपको ले जा रहे हैं वहां जहां से आता है राम मंदिर का पत्थर, लेकिन एक रुकावट मुंह बाए खड़ी है। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विजय विद्रोही। अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन की तारीख तय हो गई है 5 अगस्त। इससे पूरी दुनिया भर के राम भक्त बहुत खुश हैं। लेकिन मैं जिस जगह खड़ा हूं वहां के मजदूर, वहां के साधारण व्यापारी, वहां के विश्व हिंदू परिषद से लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता और भी ज्यादा खुश हैं, बेहद खुश हैं। मैं इस समय भरतपुर जिले के बंसी पहाड़पुर इलाके में हूं, जाहिर तौर पर राजस्थान में। इस इलाके में सैंडस्टोन, पिंक स्टोन, सॉफ्ट स्टोन एक ही बात है, ये पत्थर बहुतायत से मिलता है और इसी पत्थर से राम मंदिर का निर्माण होना है। पहले राम मंदिर का 2 तल में निर्माण होना था, यानी भूतल और दूसरा तल। इसके लिए कुल मिलाकर 2.25 लाख घन मीटर पत्थर की जरूरत थी। कहा जाता है कि इसमें से 1.25 लाख घन मीटर पत्थर अयोध्या भेजा जा चुका है। बंसी पहाड़पुर और आसपास के इलाकों से पत्थर को तराशा भी जा चुका है। लेकिन अब राम मंदिर का जो नया मॉडल आया है उसके अनुसार राम मंदिर 3 तल का होगा। जाहिर तौर पर मंदिर और ज्यादा ऊंचा होगा और ज्यादा भव्य बनाया जाएगा, इसकी कल्पना की जा रही है ट्रस्ट की तरफ से। अब ऐसे में पत्थर की भी और ज्यादा जरूरत होगी। अब कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर 3 लाख घन मीटर पत्थर की जरूरत पड़ेगी। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 1.25 लाख भेजा जा चुका है, तो 2.25 लाख घन मीटर पत्थर और बंसी पहाड़पुर से भेजा जाना है। इससे बंसी पहाड़पुर की तस्वीर बदल जाएगी, आसपास के इलाकों की तस्वीर बदल जाएगी, लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। राम मंदिर के लिए जो पत्थर आप लोग खरीदते हैं तो व्यापारी बाजार रेट से कुछ कम में देते हैं, कुछ रियायतें देते हैं? हाँ, बाजार से तो धर्म की आस्था का, हर एक की आस्था का विषय है। हर व्यक्ति धर्म से जुड़ा हुआ है और ऐसा कौन व्यक्ति नहीं है जो नहीं चाहता कि मैं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लूँ। सारे लोग अपनी मिनिमम अपनी लागत और खर्चे मिलाते हुए कम रेट पर हमको बाजार से पत्थर उपलब्ध करा रहे हैं। अभी तक राम मंदिर के लिए जो पत्थर यहां से भेजा गया है उससे भूतल के 106 खंभे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। हर खंभे की ऊंचाई करीब 16 फीट है। इसके अलावा सिंहद्वार, रंगमंडप, नृत्य मंडप, गर्भगृह और परिक्रमा मार्ग में लगने वाला पत्थर भी यहीं से भेजा जा चुका है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल यहां से पत्थर भेजने का काम करती रही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तब यहां से पत्थर की निकासी अयोध्या भेजने में थोड़ी दिक्कत आया करती थी। लेकिन अब योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो इस तरह की कोई रोक टोक नहीं हो रही। हाँ, अशोक गहलोत जब पहले भी मुख्यमंत्री थे और अब भी मुख्यमंत्री हैं, तो अशोक गहलोत ने कभी भी यहां से पत्थर निकासी के काम में टोका टाकी करने की कोशिश नहीं की। हमारे साथ संतोष सिकरवार है, जिला संयोजक हैं बजरंग दल के भरतपुर जिले के। इनसे हम और ज्यादा पूछते हैं। पहली बात तो आपको कितनी खुशी हो रही है? जी, बहुत खुशी हो रही है कि 5 अगस्त को राम मंदिर की शिलान्यास किया जाएगा और बहुत ज्यादा हर्ष का विषय है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब यहाँ से आप पत्थर भेजते थे, तो किस तरह की टोका टाकी होती? समाजवादी पार्टी सरकार ने तो पत्थरों की आवक पर रोक लगा दी थी, लेकिन जब से योगी सरकार आई है 2017 में, तो सुचारू रूप से पत्थर जा रहा है। अभी तक जितना पत्थर अयोध्या भेजा गया है उससे राम मंदिर के भूतल का निर्माण हो सकता है और प्रथम तल का भी काफी हद तक निर्माण हो सकता है। लेकिन तीसरे तल के लिए और ज्यादा पत्थर की जरूरत है। अब जब राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू होगा तो करीब 1 साल के बाद और ज्यादा पत्थर की जरूरत पड़ेगी।
लेकिन क्या ये पत्थर बंसी पहाड़पुर से भेजा जा सकेगा? इसमें एक बहुत बड़ी रुकावट पर्यावरण मंत्रालय की है, जिसने कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस अभी तक नहीं दिया है। खनिज विभाग के तहत दरअसल 60 से लेकर 70 खानें आती हैं, जो खनिज विभाग ने लीज पर दे रखी हैं, और इन खानों से बेहतर किस्म का पत्थर मिलता है, जो क्वालिटी में और दूसरी खानों के मुकाबले और ज्यादा अच्छा होता है, जिसका इस्तेमाल राम मंदिर में किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ खाने हैं, जैसे कि बताया जाता है कि महलपुर चूरा, छुआ मोड़, सिरोंद, तिघरा की खानों में अच्छी किस्म का पत्थर निकलता है। अब मुश्किल ये है कि ये खाने पिछले 4 साल से बंद पड़ी हैं। यहाँ जो खान के व्यवसाय में लगे हुए लोग हैं, वो जयपुर से लेकर, भरतपुर से लेकर दिल्ली तक कई चक्कर काट चुके हैं, लेकिन एनवायरमेंटल क्लियरेंस अभी तक नहीं मिला है। अब एक सवाल उठता है कि अगर वक्त रहते एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिला, तो क्या राम मंदिर का निर्माण का जो काम है उसमें देरी तो नहीं हो जाएगी? हमारे साथ गजेंद्र जी हैं, आइए। गजेंद्र जी हैं, ये भी खनन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो ये पूरा मसला क्या है कि खान विभाग ने क्यों एनवायरमेंटल क्लियरेंस अभी तक देने से मना किया है? मसला ये है कि हमारे जो खनन क्षेत्र है उसके पास बंद बारठा अभ्यारण्य आता है, तो उसकी दूरी की वजह से ये थोड़ा मामला अटका हुआ था, जिसमें उसकी दूरी 10 किलोमीटर बताई गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी सारी खानों की एनवायरमेंट क्लियरेंस रुकी हुई थी। लेकिन अब ये स्टेट और राजस्थान स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का इस तरीके से कि जो भी रूल्स के द्वारा उसका नोटिफिकेशन हो चुका है, दूरी घटा दी है, वो 25 मीटर कर दी है। 25 मीटर ज्यादातर खाने खुल जाएंगे। हाँ, उनमें से ज़्यादातर खाने खुल जाएंगी। और ये 30 जुलाई को उसकी डेट भी है एनवायरमेंट क्लियरेंस की, इसी कमेटी के पास। तो मंदिर में पत्थर जाने में कोई तकलीफ, उस सप्लाई में कोई तकलीफ नहीं आएगी। मंदिर ईश्वर ने चाहा बड़े वक्त से। और लेकिन अगर रवन्ने नहीं खुले, कोई और लफड़ा आ गया, तो आपको लगता है कि राम मंदिर के निर्माण में थोड़ी सी देरी फिर हो सकती है पत्थर की वजह? हाँ, थोड़ा ये तो हो भी सकती है। सवाल उठता है कि आखिर बंसी पहाड़पुर का पत्थर ही क्यों? माना जाता है कि विश्व हिंदू परिषद के गिरिराज किशोर और अशोक सिंघल जैसे नेताओं ने बकायदा यहाँ सर्वे किया था, और तब जाकर इस पत्थर पर मोहर लगाई थी। इस पत्थर से सुप्रीम कोर्ट बना है, जिसने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया। इसी पत्थर से राष्ट्रपति भवन बना है, जो राम मंदिर को लेकर आंदोलन का एक केंद्र भी रहा। संसद भवन बना है, जहां पर राम मंदिर को लेकर तीखी बहस होती रही। इसके अलावा इसी पत्थर से आगरा और दिल्ली का लाल किला बना है, अक्षरधाम बना है, राजस्थान की विधानसभा बनी है, जहां पर भी राम मंदिर का मुद्दा लगातार गर्माता रहा है। हाँ, खास बात यह है कि इसी पत्थर से जामा मस्जिद भी बनी है। इस पत्थर के लिए कहा जाता है कि इसकी जो लाइफ टाइम एक्सपेक्टेंसी है वो करीब 1000 साल की है। इसमें सीलन नहीं लगती, ये बारिश में और ज्यादा चमक जाता है। इसमें रूनी यानी जिसे हम स्टोन कैंसर कहते हैं, वो भी नहीं होता। इस पत्थर की सबसे बड़ी भव्यता यह है कि जब ये बन जाता है, इसकी कोई बिल्डिंग बन जाती है, तो उसके बाद जितना पानी इसके ऊपर पड़ता है उतना ही ज्यादा इसमें निखार आता है। और जैसे कि एक कहावत है, ओल्ड इज गोल्ड, उसी तरीके से ये पत्थर है, ये हमेशा जितना इसके बराबर किसी भी पत्थर की मियाद नहीं है। आपने कहा 1000 साल तक भी इसकी मियाद है, तो इसी पत्थर से राम मंदिर बन रहा है। तो आपको लगता है कि योगी सरकार 1000 साल नहीं तो कम से कम अगले 5 साल तो और चल जाएगी राम मंदिर बनवा? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि जो है कि राम मंदिर बनने से कोई सरकार का आना और ना आना तय होता हो। ये तो मंदिर का विषय तो लोगों की आस्था का विषय है, संपूर्ण देश के लोगों की आस्था का विषय है। और फिर भी मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उनके शासनकाल में ये राम मंदिर का निर्माण हो। तो 5 अगस्त को मोदी जी जब भूमि पूजन करेंगे तो टेलीविजन पर देखोगे? देखेंगे सर, बिल्कुल देखेंगे। बच्चों से क्या कहोगे? हम बच्चों से कहेंगे हमने कटिंग करके पत्थर भेजा है, मंदिर बनवाया है, और खुशी मनाएंगे सब। सर मेरा नाम रामू है। रामू है जी। आप तो खुद ही मतलब राम आप में समाये। सर हम मशीन ऑपरेटर हैं, यहाँ से पत्थर जाएगा, हमें बड़ी खुशी होगी राम मंदिर निर्माण के लिए। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये करीब 12 फीट लंबा है और करीब 4 फीट इसका व्यास माना जाता है। तो पत्थर जो राम मंदिर के लिए चाहिए या आमतौर पर मंदिरों के लिए चाहिए, वो 12 फीट, 14 फीट, 16 फीट, 18 फीट,
20 फीट, जैसा मैं बता रहा था कि वहां जो पिलर बने हैं उन सब की ऊंचाई करीब 16 फीट है और व्यास भी 4 फीट से 6 फीट होना चाहिए। तो इस तरह का स्पेशल पत्थर चाहिए राम मंदिर निर्माण के लिए, और ऐसा पत्थर बंसी पहाड़पुर में ही मिलता है, उसके आसपास की खानों में ही मिलता है, उसमें भी कुछ निंदा खानों में मिलता है। इसलिए भी ऐसे पत्थर की डिमांड बहुत है। पहले कान तरस गए थे सुनने के लिए अब बन रहा है, जब बन रहा है, लेकिन जब से सरकार आई तो हम भी आश्वस्त हो गए कि अब की बार राम मंदिर का निर्माण जरूर होगा। 2022 में विधानसभा चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, तो राम जी बेड़ा पार कर लगा देंगे। बिल्कुल लगाएंगे, राम जी के आशीर्वाद से सब अच्छा होता है और अच्छा ही होगा। 2024 में राम मंदिर बनाया हमने, ये कहकर भी तो वोट मांगे जा सकते। आपको भी पता है फैसला 5 तारीख को बनने वाली नींव रखी जाएगी, इसलिए मोदी सरकार तो हमेशा के लिए ही रहेगी जब तक मोदी सरकार है। कुल मिलाकर बंसी पहाड़पुर का जो पत्थर अयोध्या भेजा गया वो अयोध्या में कई सालों से यूं ही पड़ा है, लेकिन अब वो इतिहास का हिस्सा बनता जा रहा है। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पे हनुमानगढ़ी का दर्शन करने आए हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में कार्यशाला का भी मुआयना किया। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री किस तरीके से विश्व हिंदू परिषद की कार्यशाला में जो पत्थर रखे हुए हैं उन पत्थरों का मुआयना करने पहुंचे हैं। तो ये कार्यशाला है, सामने रखे हुए ये पत्थर हैं, गुलाबी पत्थर, इनका मुख्यमंत्री ने जायजा लिया है, मुआयना किया। राजस्थान में सरकार बाड़ेबंदी में है, जनता के काम हो नहीं रहे हैं, प्रशासनिक काम भी सबके सब अटके पड़े हैं। उधर कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। इस बीच कांग्रेस के विधायक देखिए जो बाड़ेबंदी में हैं, कितने आराम के साथ मुगले आजम फिल्म देख रहे हैं। तो आपने देखा कि किस आराम की मुद्रा में आराम के साथ बैठकर मुगले आजम फिल्म का आनंद लिया जा रहा है। वैसे जो वीडियो क्लिप मीडिया को जारी की गई है उसके कुछ सियासी अर्थ भी निकलते हैं। देखिए, अनारकली यानी मधुबाला मुगल बादशाह अकबर के दरबार में गाना गा रही हैं, प्यार किया तो डरना क्या। आगे की लाइन है कि शम्मा इसी महफिल में रहेगी, उनकी तमन्ना दिल में रहेगी। तो इसके सियासी अर्थ ये निकाले जा रहे हैं कि सचिन पायलट की तमन्ना मुख्यमंत्री बनने की उनके दिल में ही रह जाने वाली है और शम्मा यानी सत्ता तो अशोक गहलोत के पास ही रहेगी। अब बड़ा ज़रूरी सवाल ये उठता है कि कोरोना काल में महफिल में शम्मा जलाना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर लोगों के घर चूल्हा जल सके इस बात की व्यवस्था करना। आइए लोगों से ही खुद पूछते हैं। राजस्थान में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार तेजी के साथ बढ़ रही है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का निर्वाचन क्षेत्र जोधपुर है और जोधपुर जिले में सबसे ज़्यादा राजस्थान के कोरोना मरीज हो गए हैं। जनता से ही पूछते हैं कि क्या कोरोना काल में अशोक गहलोत अपनी सरकार को बचाने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या फिर आम जनता पर। जनता का पैसा खराब कर रहे हैं वो लोग, काम तो कर नहीं रहे हैं सोसाइटी में कुछ, वहाँ पे मजे कर रहे हैं आराम से बाड़ेबंदी में। होटल का कमरे का किराया कौन पे कर रहा है? ये वो चाहे दोनों पक्षों को ले लो आप, वहाँ मानेसर में देख लो, चाहे यहाँ जयपुर में देख लो, फेयरमाउंट में, यहाँ 19,000, वहाँ 20,000, 21,000 पर डे। यहाँ जनता रोजी रोटी के लिए मर रही है, संघर्ष कर रही है। आम आदमी को अपना खर्चा निकालना उनको कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से, वो आपस में लड़ रहे हैं केवल। वहाँ पे अस्पतालों में ऐसे ही मर रहे हैं लोग, उनकी इनको फिक्र नहीं है और होटलों में जाके ऐश कर रहे हैं और यहाँ लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं, उनको खाने पीने को नहीं है। सरकार का ध्यान ज़्यादा कोरोना की तरफ नहीं होना चाहिए? पूरा लगाना चाहिए, पर अभी तो पूरा अपने अपने शासन में लगा रहे हैं। वो प्रशासन अपना उनका खुद का ही नहीं समझ रहा। विधायक कहीं है, एमएलए कहीं है, मंत्री कहीं है, कुछ सरकार अपना पूरा ही काम होटल से चला रही है। अभी तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, या तो इनका इलेक्शन कैंसिल होना चाहिए या सदस्यता विधानसभा की कैंसिल होनी चाहिए, इलेक्शन दोबारा होना चाहिए उस सीट पे, या फिर सरकार भंग करके नई सरकार बनाओ। उधर जयपुर दिल्ली हाईवे पर सत्ता संघर्ष की लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है। अशोक गहलोत गुट और सचिन पायलट गुट के बीच में करीब 180 किलोमीटर का फासला है। 200 सदस्यों की विधानसभा है। 100 पार विधायकों का जुगाड़ करने या जुगाड़ नहीं करने देने का सारा खेल चल रहा है। जयपुर के पास जिस होटल में अशोक गहलोत गुट के विधायक ठहरे हुए हैं
वहां से मानेसर करीब 180 किलोमीटर दूर है, हरियाणा में है, जहां पर सचिन पायलट गुट के विधायक ठहरे हुए हैं। कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत गुट के विधायक जिस होटल में ठहरे हुए हैं उसका बिल करीब 1.5 करोड़ पार कर गया है। उधर पायलट गुट के विधायक जिस होटल में ठहरे हुए हैं उसका बिल भी करीब 50 लाख रुपए पार कर गया है। लेकिन यहाँ तो बिल को लेकर ही आपस में सियासी बयानबाजी हो रही है। हमारी होटल का बिल तो देंगे, पार्टी देगी, उनके बिल कौन देंगे, पूछो उनको। हमारे बिल तो देगी कांग्रेस पार्टी देगी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट अपनी अपनी सियासी खिचड़ी पकाने में लगे हुए हैं। उधर गहलोत गुट के विधायक नई नई डिशेस पकाना सीख रहे हैं। बाकायदा शेफ साहब हैं जो सिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में विधायकों में महिला विधायक ज्यादा रुचि दिखा रही हैं। सब विधायक भी शेफ बने हुए हैं, पाक कला में उस्ताद होने की कोशिश कर रहे हैं। उधर जनता पक रही है। बीजेपी भी मौका चूक नहीं रही है, वो भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने मैदान में आ गई है। पूरा बीजेपी खेल खेल रही, सबको मालूम है किस प्रकार उनको रखा गया है, सबको मालूम है। तो इस प्रकार सबके मोबाइल ले लिए गए वहाँ पर। अब पूछिए हमारे यहाँ जो लोग हैं वो तो लोग के मोबाइल फ्री है, किसी से बात करो, कोई आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार 2018 में बनी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने। उसके बाद एक कोल्ड वॉर की स्थिति, एक शीत युद्ध की स्थिति कांग्रेस पार्टी के सरकार में बनी रही। कल मुख्यमंत्री जी ने स्वयं, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी ने स्वयं मीडिया के सामने आकर एक इंटरव्यू में कहा है कि 18 महीने से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में वार्तालाप नहीं हो रही थी। कांग्रेस खाकी और खादी के सहारे अपनी सरकार बचाने में लगी हुई है। उधर बीजेपी ईडी, आयकर विभाग और सीबीआई की त्रिवेणी में अशोक गहलोत की छवि को डुबोने में लगी है। अशोक गहलोत ने एसओजी, एसीबी का सहारा लिया है। एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो। 12 जून को एसओजी ने सरकार अस्थिर करने का मामला दर्ज किया। 10 जुलाई को एसओजी ने अशोक गहलोत, सचिन पायलट सहित 19 बागी विधायकों को पूछताछ के लिए नोटिस दिया। 17 जुलाई को खरीद फरोख्त के कथित ऑडियो टेप सामने आते हैं। एसीबी केस दर्ज करती है। 19 जुलाई को फोन टेपिंग केस में फंसे विधायकों को नोटिस जारी होता है। 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को नोटिस भेजकर वॉइस सैंपल मांगा जाता है। बीजेपी इस पर बुरी तरह से कांग्रेस पर बरस पड़ती है, सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का इल्जाम लगाती है। फोन टेपिंग सरकार चाहे, सरकार का कोई डिपार्टमेंट चाहे, सरकार को अगर सुरक्षा की दृष्टि से, कोई बाकी चीज़ों की दृष्टि से आवश्यक हो तो करने का अधिकार है। लेकिन इन्होंने जो कुछ किया वो बिल्कुल नियमों के विरुद्ध किया है। उधर 13 जुलाई को ईडी मुख्यमंत्री के बेटे वैभव के करीबी को एक नोटिस भेजती है और उस पर कार्रवाई करती है छापा डालकर। उनका होटल है फेयरमाउंट होटल। ये वही फेयरमाउंट होटल है जिसमें कांग्रेस के विधायक बाड़ेबंदी में रह रहे हैं। इसी दिन गहलोत के करीबी 5 लोगों पर आयकर विभाग का छापा पड़ता है। 20 जुलाई को सीबीआई एक पुलिसकर्मी के सुसाइड केस में कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया से 3 घंटे पूछताछ करती है। 21 जुलाई को इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री के ओएसडी देवाराम सैनी से सीबीआई पूछताछ करती है। 22 जुलाई को गहलोत के भाई पर जोधपुर में ईडी कार्रवाई करती है। इतना सब होता है तो गहलोत यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निशाने पर सीधे सीधे मोदी सरकार आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी से जनमत का अपहरण कर रही है, प्रजातंत्र का चीरहरण कर रही है। बहुमत वाली कांग्रेस की श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली सरकार को विधायकों की खरीद फरोख्त से गिराने का कुत्सित षड्यंत्र कर रही है। अब जनता को ये नहीं पता कि क्या वास्तव में कॉरपोरेट अशोक गहलोत की सरकार को गिराने में लगा हुआ है। जनता को ये भी नहीं पता कि क्या ये सब मोदी सरकार के कहने पर, उनके इशारे पर हो रहा है, जैसा कि अशोक गहलोत आरोप लगा रहे हैं।
जनता तो बाड़ेबंदी का सियासी खेल देखने को मजबूर है। बाड़ेबंदी में बिग बॉस हाउस जैसी सुविधाएं हैं, लेकिन कुछ शर्तें भी है। कोई होटल से बाहर नहीं जाएगा, कोई होटल के अंदर नहीं आएगा। गहलोत गुट का दावा है कि मोबाइल पर बात करने की छूट दी गई है। उधर पायलट गुट के विधायक मोबाइल का बहुत कम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। सुना है कि कुछ देर के लिए मोबाइल फ़ोन ऑन करते हैं, सिग्नल पकड़कर पुलिस पकड़ने पहुंचती है तो होटल बदलकर दूसरे होटल में चले जाते हैं। आंख बिचौली का खेल अगर मानेसर में चल रहा है तो जयपुर में हम होंगे कामयाब के गीत गाए जा रहे हैं। अब क्या अशोक गहलोत अपनी सरकार को बचाने में कामयाब हो जाएंगे? क्या सचिन पायलट सरकार को गिराने में कामयाब हो जाएंगे? कुछ पता नहीं। तो एक तरफ विधायकों की बाड़ेबंदी है, दूसरी तरफ पुलिस और खुफिया एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, तो तीसरी तरफ अदालतों में दांव पेच आजमाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट को ही अंतिम तौर पर इस मामले को सुलझाना है। और जब तक विधानसभा में विश्वास मत नहीं रखा जाता, तब तक ये बाड़ेबंदी खत्म होने वाली नहीं है। ऐसा इशारा अशोक गहलोत कर भी चुके हैं। ये जो एपिसोड हो रहा है, पूरा देश देख रहा है। इंदिरा का पट्टा से होगा इसको। जिस प्रकार की लड़ाई आपने लड़ी है, ये कोई मामूली बात नहीं है। बहुमत को 100 वोट दिए हुए लोगों को एक साथ यहाँ रखना, टेलीफोन आपके पास में, मोमेंट आपका, कोई किसी में दबाव नहीं है कि मैसेज आते हैं, साहब फोन आ रहे हैं। ये जो एपिसोड हो रहा है, पूरा देश देख रहा है। इतना खैर, हम मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय, किसी अन्य विषय के साथ। कैमरामैन गोविंद साहू और सुरेंद्र सूरी के साथ विजय विद्रोही, जयपुर, एबीपी न्यूज़।